जैसे कि यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पेशेंट जैसे किसी भी प्रकार के कितने भी क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट यहाँ आते हैं, जैसे किडनी कैंसर, लीवर सिरोसिस, सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रिएटिनिन होता है 20-20-22, हम तो 24 तक देख चुके हैं। और हमारे कई रिसर्च पेपर भी छप चुके हैं, इंटरनेशनल जर्नल में भी अभी रिसेंट ही प्रकाशित हुआ है। मेंटल हेल्थ पे है और क्लाइमेटिक चेंज पे जो है। आप लोग को अगर कभी समय मिलेगा तो ओपीडी साइड आएंगे तो मैं आपको अपना रिसर्च जरूर दिखाऊंगा, आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करूंगा जी। तो जैसे कि स्वास्थ्य साधक यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो अपना होता है ओपीडी में कंसल्टेशन कराने के बाद उनकी दिनचर्या की शुरुआत जो है सुबह 4 बजे से ही हो जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ शुरुआत होती है एनिमा जल नीति आईवास कुंजल। तो आई थिंक आप सभी लोग एनिमा जल नीति आईवास कुंजल क्या होता है उससे सभी लोग परिचित ही होंगे। कुछ उसमें आप लोग तो सब थोड़ा बहुत जानते ही होंगे एनिमा क्या होता है, जल नीति। अब एनिमा कितनी तरह का होता है, ये और कैसे कराया जाता है, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में षटकर्म की क्रियाएं क्या क्या दी जाती हैं। षटकर्म में 6 क्रियाएं होती हैं, जैसे नेति, नौली, बस्ती, धौती, ये सब क्रियाएं हैं। तो आप सभी लोग उसमें उपचार पुस्तिका में भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जैसे एनिमा यहाँ पर होता है तो एनिमा की कई कैटेगरी होती हैं। जैसे कैंसर पेशेंट है तो उनको हम लोग कॉफ़ी एनिमा देते हैं, और कभी सीवियर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट है तो त्रिफला का एनिमा देते हैं। अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है तो उनको छाछ का एनिमा दिया जाता है। तो इस तरह से डिजीज वाइज जो होता है वो उपचार पुस्तिका में आपका अच्छे से वर्णन किया गया है, उसको आप लोग पढ़िए। इसके बाद आता है आपका जैसे कुंजल है, तो कुंजल को भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देते हैं। सॉफ्ट वाटर से देते हैं, सीवियर एसिडिटी है तो उसमें सौंफ के पानी से कराते हैं। और किसी को बीपी या हाइपरटेंशन हार्ट के पेशेंट हैं तो उनको जो है प्लेन वाटर से कुंजल कराया जाता है। तो जैसे सुबह का शुरू हुआ, जैसे अब एनिमा के बारे में लिख लीजिए। तो एनिमा जो होता है वो क्लींजिंग प्रोसेस है आपके रेक्टम का, मलद्वार का। जैसे आप लोग जो भी खाना खाते हैं या जो भी डाइट में हम आहार लेते हैं उसके डाइजेशन और एसिमिलेशन होने के बाद, संपूर्ण रूप से पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो इसमें जो एनिमा है, जो आपने जो भी अपना आहार लिया, तो आहार लेने के बाद उसका डाइजेशन होने के बाद उचित पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, तो अपशिष्ट पदार्थ जाके आपके रेक्टम पार्ट में टेम्परोरी स्टोर होता है। अब वहाँ से आपको एक अर्ज इच्छा उत्पन्न होती है कि हमें स्टूल लेटरिन जाना है, मतलब अब स्टूल पास करना है। फिर उसी के बाद से आपका जो है वहीं आपका रेक्टम पार्ट से टेम्परोरी स्टोर होके फिर वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जैसे आप लोग ज़्यादा तला भुना चीज़ें या मार्केट के प्रोसेस्ड फूड ये सब काफ़ी ले लेने से बाद मल द्वार पे उसमें चिपकने लगता है, जिसके वजह से वहाँ पर गैस फार्मिंग बैक्टीरिया सल्फर कंटेनिंग होती हैं जो ग्रो करने लगती हैं। अब वो गैस फार्मिंग बैक्टीरिया अगर ग्रो की तो फिर आपको एसिडिटी होगा, सीवियर ऊपर जहाँ भी ट्रेवल करेगी तो कभी आपको बाएं छाती में दर्द होगा, कभी दाहिने छाती में होगा, कभी ईसोफेगस में दर्द होने लगेगा, खट्टी डकार आएगी। तो इसे इसी के रेक्टम को ही क्लीन करने के लिए ये आपका एनिमा का प्रोसेस बनाया गया। अब एनिमा डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या होती है, स्वास्थ्य साधक किस डिजीज से रिलेटेड है, उसी के अकॉर्डिंग एनिमा कराया जाता है। जैसे एनिमा अगर किसी को इलेक्ट्रोलाइट भी कम होता है तो कोकोनट वाटर से भी कराते हैं, कॉफ़ी से कराते हैं, त्रिफला वाटर से कराते हैं, प्लेन वाटर से भी कराया जाता है, छाछ से कराया जाता है। बाकी परम पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार जैसा कि बस्ती की प्रक्रिया होती है यहाँ पर, तो मेडिकेटेड बस्ती जो होती है उसमें फर्स्ट डे मात्रा बस्ती की जाती है जो आयल से होती है, और दूसरी होती है नीरू बस्ती जो कि मेडिसिन से होती है। अब वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उनको बस्ती की प्रोसेस की जाती है। तो ये आपका एनिमा हो गया। फिर आता है जल नीति। जल नीति क्या है? जल नीति से जो होता है कि गुनगुना पानी रहता है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसे तैयार किया जाता है। फिर उसको बैठ के जो है आपके नेति का नोजल जो आता है, आपको नेति पॉट मिलता है यहाँ पर, आप जब भी करेंगे तो जल नेति पॉट वहाँ पर आई थिंक अवेलेबल है, तो आप उसको लेके और गुनगुने पानी तैयार करके उसमें आपके एक नोजल में नाक में कनेक्ट करेंगे तो दूसरे से वापस आएगा। इससे क्या होता है कि आपकी नाक में जो सेंसिटिविटी होती है, आपके नाक के अंदर होता है बोमेंस ग्लैंड, जिसको सेंसिटिव हो जाने से आपको एलर्जिक राइनाइटिस, बार बार छींके आना,
जैसे सीजन चेंज होगा या थोड़ा सा भी धूल में आप डस्ट में चले गए तो आपको एलर्जिक छींके आना, नाक बहते रहना, तो ये सब समस्या नहीं होती। अगर आप हफ्ते में मिनिमम एक बार अगर जल नीति कर लेते हैं तो भी आपको एक भी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और आप लोग तो योग से जुड़े हुए लोग हैं तो आप लोग तो पर डे किया करिए, बहुत अच्छा रहता है जल नीति। तो जल नीति आप लोग खूब खुद करिए और दूसरे लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करिए। और तीसरा होता है आयवास। जो आयवास होता है उसमें आयवास के लिए पानी तैयार करना होता है। एक जैसे आप अकेले के लिए करना चाहें तो उसमें 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला को रात को पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठ के उसको सूती कपड़े से छान लीजिए और उस पानी से एक आयवास का कप आता है, उससे आँखों को वॉश करिए। उससे आपके आँखों का विज़न क्लियर रहेगा। आपकी जो लेंस होती हैं उसके लेंस को प्रॉपर पोजीशन पे होल्ड करेगा, जिससे आपकी आँखों में जो इमेज बनता है, इमेज बनता तो आँखों में है, लेकिन वो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है। जैसे कि आप हमको पहचानते हैं तो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आपके ब्रेन में वो सिग्नल पहले से तैयार किया हुआ है कि इनका मतलब जैसे आपके रेटिना पर हमारी इमेज पड़ी, तुरंत ब्रेन को वही सिग्नल जाता है कि ये इनको हम पहले से पहचानते हैं। जैसे वॉइस को पहचानना, आवाज़ को पहचानना, तो ये साउंड रिकॉग्नाइजेशन कराया जाता है। तो जो आपका आईवास होता है इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये भी आप लोग किया करिए। आईवास जो होता है इससे आपके आँखों में चिपचिपा लुब्रिकेंट वगैरह नहीं आएगा। इससे आईवास के लिए करना क्या है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला को रात को पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठकर सूती कपड़े से छान लीजिए। सूती कपड़े से छानने के बाद आईवास का कप मिलता है, उससे लेकर आप आँखों के दोनों आँखों की धुलाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि मतलब पिछले 6 महीने के अंदर आपकी आँखों की कोई सर्जरी ना हुई हो। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो आप आईवास कर सकते हैं। आईवास मुश्किल से 2 या 3 मिनट में हो जाता है। हमारे यहाँ जो होलिस्टिक रूप से जितनी भी थेरेपी है, मैं थोड़ा-थोड़ा आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। बाकी उस थेरेपी के बारे में आपको विधिवत जानकारी चाहिए तो अभी प्रश्न उत्तर का सेशन होगा, उसमें आप लोग उसके बारे में पूछिए। जो भी पूछेंगे हम बैठेंगे यहाँ बताएँगे पूरा आप लोग को, ठीक है? अभी आप इंट्रोड्यूस थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पर होता क्या है, जो ट्रीटमेंट सुबह से लेकर पेशेंट को शाम तक क्या-क्या थेरेपी हमारे पास दी जाती है, तो उसके बारे में हम आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप उसका समझ लिए, फिर उसके बाद हमें मेन फ़ोकस है आहार पे। आगे बढ़ें? ये हो गया, फिर इसके बाद होता है कुंजल। कुंजल के बारे में आप लोगों को बताया जैसे कि सीवियर एसिडिटी है या गैस्ट्रिक ट्रबल होती है तो उसके लिए कुंजल में अपर थोरैक्स पार्ट तक आपके ईसोफेगस तक को क्लीन किया जाता है कुंजल के माध्यम से। कुंजल को बमन धोती भी कहते हैं, ठीक है? ये बमन धोती भी कहा जाता है। तो कुंजल प्लेन वाटर से भी कराया जाता है, सौंफ के पानी से भी कराया जाता है। वो डिपेंड करता है सीवियरिटी क्या है, पेशेंट किस कैटेगरी के हैं उसी के अनुसार। अब जैसे कोई बीपी या हार्ट के पेशेंट है तो उनको सिर्फ प्लेन वाटर से ही कराया जाएगा। सीवियर एसिडिटी है तो उनको सीवियर एसिडिटी के अगर पेशेंट है तो उनको सौंफ के पानी से कराते हैं। अदरवाइज़ साल्ट वाटर से सारे पेशेंट को कराया जाता है। फिर इसके बाद आपका सुबह का जो आपका षटकर्म की क्रियाएँ हैं, ये समाप्त होती हैं। फिर उसके बाद में फिर आपका मिट्टी पट्टी पेशेंट का वहीं पे होता है, स्वास्थ्य साधकों का। योगा करने के बाद, योग सेशन समाप्त होने के बाद वहीं पर होता है मिट्टी पट्टी, मड पैक और आई पैक होता है। आँख की मिट्टी पट्टी और पेट की। आँख की मिट्टी पट्टी होने से ये होता है कि आपकी आँखों में शीतलता आती है, आपका विज़न क्लियर रहता है, आईसाइट क्लियर रहता है। इसीलिए आँख की मिट्टी, बट उसमें भी कुछ कंडीशन है, कुछ पेशेंट को जैसे कोल्ड कफ हो गया या किसी को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आँख की मिट्टी पट्टी नहीं करते हैं। और दूसरी है पेट की मिट्टी पट्टी कराया जाता है। पेट में डाइजेस्टिव फायर जो आपके पाचक रस होते हैं, पाचक रस को एक्टिवेट करने के लिए मिट्टी पट्टी कराई जाती है। और जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो सब हाईली एसिडिक होते हैं, एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। जैसे आपका एचसीएल का पीएच होता है 1.2 1.5। अगर वो एचसीएल आपके स्किन पे गिरा दिया जाए तो यहाँ से जिस तरफ से गिराया जाए अपोजिट साइड से छेद करके निकल जाए, इतनी स्ट्रेंथ होती है उसकी। तो उसको शांत करने के लिए यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव जी के निर्देशन में यहाँ पर कराया जाता है, मिट्टी पट्टी का होता है। फिर उसके बाद पेशेंट का जो है काढ़ा वगैरह जो भी रहता है स्वास्थ्य साधक का अपना रोगानुसार, जो उनके डिजीज़ है उसके अनुसार उनका काढ़ा लेने का सेशन होता है। फिर उसके बाद हमारा उनका सुबह का नाश्ता ब्रेकफ़ास्ट का समय होता है। फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर ट्रीटमेंट सेंटर अपने यहाँ पर है, मेल ट्रीटमेंट सेंटर, पुरुष चिकित्सा केंद्र और महिला चिकित्सा केंद्र। तो पुरुष और महिलाओं का अलग-अलग ट्रीटमेंट होता है। फिर उसके बाद जैसे पुरुष चिकित्सा केंद्र में गए तो सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोथेरेपी का वाटर वाला ट्रीटमेंट होता है।
जैसे हाइड्रोथेरेपी का ट्रीटमेंट ये होता है, नेचुरोपैथी का प्रोसेस है जिसमें पानी के माध्यम से पानी को डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट मॉडलिटी, मतलब डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए पानी के माध्यम से ही ट्रीटमेंट कराया जाता है। जैसे हिप बाथ, आप लोगों ने सुना होगा, हिप बाथ या सिट्स बाथ जिसे बोलते हैं। एक बाथ टब होता है, उसमें जो है स्वास्थ्य साधक को लिटा के उनके जैसे पाइल फिशर फिस्टुला है या डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो हिप बाथ दिया जाता है। इमल्शन बाथ है, न्यूट्रल अंडर वाटर मसाज है, जकूजी है, बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट है। फिर उसके बाद अगर मड बाथ लिखा गया है पेशेंट का तो फुल बॉडी मड बाथ होता है। फिर उसके बाद स्नेहन किया जाता है, पेशेंट का ऑयल लगाया जाता है। फिर उसके जस्ट तुरंत बाद जीएसटी कराया जाता है, ग्रीन हाउस थर्मोलियम होता है, कलर थर्मोलियम से होता है। जीएसटी में क्या होता है, जो वाइट सेलोफेन पेपर होता है उससे पूरे पे स्वास्थ्य साधक के पूरे शरीर पे लपेट दिया जाता है। फिर उसके बाद में उसको धूप में 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके सर पे जो है गीली टॉवल लग देते हैं जिससे डिहाइड्रेशन ना होने पाए पेशेंट को। तो ये माध्यम है। फिर उसके बाद में उनका जैसे मसाज लिखा गया है, अगर फुल बॉडी मसाज है या पोटली लिखा गया है तो पोटली होता है, मसाज होता है। डिफरेंट तरह की बस्ती होती है, बस्ती में 3 तरह की है, बाह्य बस्ती, अंता बस्ती होती है। अब जैसे बाह्य बस्ती में आ जाएगा आपका जानू बस्ती हो गया, कटी बस्ती हो गया, गर्दन के दर्द के लिए आपका हो गया, ग्रीवा बस्ती हो जाता है, कटी बस्ती कमर दर्द के लिए हो गया, जानू बस्ती घुटने के दर्द के लिए हो गया। तो ये डिफरेंट तरह की बस्ती होती है। और अंता बस्ती जो आपका मतलब टेबलेट के फॉर्म में जो एनिमा के रूप में दिया जाता है उसको अंता बस्ती बोलते हैं। एक तीसरी तरह की बस्ती है जैसे उत्तर बस्ती जिसे बोलते हैं, वो अपना उत्तर बस्ती होता है। जैसे जिन माताओं बहनों को इनफर्टिलिटी की दिक्कत होती है या फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए उत्तर बस्ती का प्रावधान किया गया है, लेकिन वो भी किसी कुशल चिकित्सक के नेतृत्व में ही कराया जाता है। तो ये बस्ती का हो जाएगा। फिर उसके बाद स्वास्थ्य साधक घूम के आएंगे अपना प्रसादम में या स्टाफ कैंटीन में, जहाँ पर भी उनका लंच लिखा गया है, अपना लंच लेंगे। लंच लेने के बाद थोड़ी देर रूम पे रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद शाम के उपचार के लिए जाएंगे मेल ट्रीटमेंट सेंटर, फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर। फिर वहीं पर अपने योग भवन में ही होता है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, फिजियोथेरेपी, हवन चिकित्सा, कायरोप्रैक्टिस, ये सब डिफरेंट तरह की थेरेपीज यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि पूरे दुनिया में पतंजलि वेलनेस से बड़ा वेलनेस सेंटर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का है ही नहीं। जितनी डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट यहाँ कराए जाते हैं शायद आप लोग सर्च कर लीजिएगा, कहीं नहीं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है सिद्धू जी का, उनकी वाइफ नौनी जो थी उनको कैंसर 3rd स्टेज का था, मेटास्टेसिस हो गया था, लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी, लेकिन आयुर्वेद फॉलो करके मेटास्टेसिस के बाद भी रिकवर कर गई वो, और अभी बहुत अच्छा चल रहा है उनका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी एलोपैथी मेडिसिन में क्या है कि वहाँ पर एलोपैथी मेडिसिन करती क्या है, वो आपके सिम्टम को सप्रेस कर देती है। सिर्फ आपका जो लक्षण है, लक्षण को, जैसे आपको बुखार आया तो बुखार आपका शत्रु नहीं है, बुखार आपका मित्र है। वो बुखार आने का मतलब है आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में अंदर इंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो शरीर के आपकी इम्यूनिटी होती है कि वो उसको पहले लड़ती है, उससे उसको मारने की कोशिश करती है। जब उसको मार देती है तो अपना टेम्परेचर बढ़ा के उसको मारने की कोशिश करती है। ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है आपके बॉडी का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा छिपकली, कभी देखा है छिपकली को, कभी देखेंगे उसको टच करेंगे तो अपनी पूंछ गिरा के भाग जाएगी, वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म। 1 हफ्ते के बाद उसके पास दूसरी पूंछ उगाती है। ये उसके पूंछ में इतना रिजनरेशन पावर होता है। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा रिजनरेशन पावर लीवर को दिया गया है। इसीलिए लीवर सिरोसिस के जितने भी पेशेंट आते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे ऐसे कंडीशन में आते हैं लीवर के, लेकिन 100% रिकवरी रेट है लीवर का। मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन में रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट मिलता है। लोग पेशेंट तो यहाँ एम्स से, ILBS, यहाँ डॉक्टर सरीन जो एशिया के टॉप 10 गैस्ट्रोलॉजिस्ट में आते हैं, दिल्ली में है डॉक्टर सरीन, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनके रेफर किए हुए भी पेशेंट यहाँ आते हैं, मैंने 15 दिन 1 महीने में कम्प्लीटली स्वस्थ होकर जाते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं मैं रिपोर्ट फाइब्रोस्कैन के साथ भी एविडेंस दिखा सकता हूँ पेशेंट का, मेरे पास है, रिसर्च पेपर भी हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं, डिजीज कुछ होता नहीं। आप जो है अपनी दिनचर्या से अगर छेड़छाड़ करेंगे, आपका सोने का, जागने का पैटर्न, खाने का। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग को मनुष्य क्या है, दिनचर प्राणी है, मतलब दिन में काम करेगा, रात में सोएगा। लेकिन क्या है, आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत सारे ऐसे वायलेशन आ गए कि
आदमी को दिन में क्या रात को 2-2 बजे तक जगता रहता है। अब उससे क्या होता है कि आपकी जो पीनियल ग्लैंड है वो सर्केडियन साइकिल मतलब सनलाइट के रेज के अनुसार काम करती है। जैसे शाम होने के बाद सनलाइट आना बंद हुआ तो आपके आंखों के रेटिना पर लाइट जैसे कम पड़ेगा तो तुरंत वो सिग्नल जाता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस। वहां से जाने के बाद फिर वो पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। पीनियल ग्लैंड बोलता है कि अब रात होने वाली है तो आपका सोने का शुरू, आपको जम्हाई आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या होता है कि आप मोबाइल के फ़ोन का स्क्रीन चालू रहेगा, स्क्रीन की लाइट जब तक आपके रेटिना पर पड़ेगी तब तक आपका पीनियल ग्लैंड कंफ्यूज रहता है कि यह दिन है या रात है। तो जिसकी वजह से लोगों को आजकल अनिद्रा की प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है। तो ये चीज़ आप देखिए, कभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप लोग अपना स्क्रीन टाइम देखिए कि कितनी देर मोबाइल पे रहते हैं, और रात को 8 बजे 9 बजे जो भी आपका, जब भी शाम का आहार लेते हैं आप, सूर्यास्त तक शाम को मैक्सिमम प्रयास करिए कि 6 बजे तक आप लोग ले लीजिए। बहुत हो जाए तो 7-8 तक आपका चलते, 8 बजे के बाद आप बिल्कुल मत खाइए खाना। अगर खाना आप लिक्विड में लीजिए। इसलिए आपने देखा होगा ना, जैन जो लोग जैनिज्म फॉलो करते हैं वो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं। सबसे कम पेशेंट देखेंगे आप जैनिज्म वाले, वो दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। भोजन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, भोजन को पचाना और उससे जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है उससे आपके शरीर को क्या मिल रहा है, पोषक आहार, वो जरूरी है। तो भोजन आप 4 बार करें 2 बार करें वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपके शरीर में कितना लग रहा है। ऐसे ही आपका शुगर, अब जिसकी एज इस टाइम पे मान लीजिए 30 साल हो रही है, अगर उनको 30 साल के उम्र में अगर फैटी लीवर ग्रेड 1 आना शुरू हो गया तो ये आगे डेफिनेट है कि आपके 40 से 45 साल के बीच में आपको शुगर होना तय है। क्योंकि 30 साल के अंदर जो आपके लीवर में अगर फैट जमा होना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपके लीवर जो है, लीवर के अंदर जो फैट है उसको गलाने का काम दो ही लोग कर सकते हैं, या तो आपका बाइल जूस गलाएगा और दूसरा या तो इंसुलिन उसको गलाएगा। अब आदमी को जब लीवर में फैट जमा हो जाता है तो लीवर जो है इधर पैंक्रियाज को हड़काने लगता है कि हमको इंसुलिन दो, बीटा सेल को। तो लीवर का पैंक्रियाज बोलता है नहीं नहीं, हमें इनको 100 साल तक जिंदा रखना है, उसके लिए हमारे अंदर जो है इंसुलिन बनाने की क्षमता है, हम आपको नहीं देंगे। वो कहते हैं नहीं इनको क्या टेंशन है, जब इनको अपने खाने पीने का पैटर्न ही नहीं टेंशन तो इनको अभी बचाओ, बाद का छोड़ो, निपटे चाहे जितने निपट जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है। तो जिनको अगर अभी किसी को अगर फैटी लीवर 1 30 साल के उम्र में आ रही है तो उसको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। आप अपना उचित खान-पान करिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। पहले क्या होता था, पहले के लोगों का इतना फिजिकल वर्क रहता था। आजकल हम लोग क्या दाल में घी डाल के खाते हैं ना, पहले के लोग तो घी में दाल डाल के खाते थे। लेकिन क्या था, उनका वर्कआउट था, फिजिकल वर्क करते थे, मेहनत करते थे। अब क्या है, आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि आप दिन भर में कितनी फिजिकल वर्क करते हैं। अब तो ये आप लोग योग से जुड़े हैं तो थोड़ा योग एक्सरसाइज हो जाता है, आप लोग का प्राणायाम हो जाता है। शायद प्राणायाम के बारे में रिसर्च आप लोग को नहीं पता है कि प्राणायाम होता क्या है। प्राणायाम से आप देखिए कोविड में क्या रोल था उसका, तो आप सभी लोग को पढ़े ही होंगे। प्राणायाम का सिर्फ लोग हैं सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है, मतलब उसके ऊपर इतना बारीकी से रिसर्च है। एम्स के डॉक्टर हर लोग रिसर्च कर रहे हैं कि प्राणायाम में होता क्या है कि आदमी का जो अगर तुरंत ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा जाता है 80% है, उसे प्राणायाम अनुलोम विलोम करा दिया जा रहा है, उसको 45 मिनट बाद देख रहे हैं उसका सेचुरेशन 96 97 आ रहा है। इतना ऐसा क्या होता है अनुलोम विलोम में। तो अनुलोम विलोम में जो आप सांस लेते हैं तो डिफरेंट पार्शियल प्रेशर पे जाके आपके लंग्स को जो है काफ़ी एक्सपेंड करता है, लंग्स की एल्वलाई को खोलता है। आप जो सांस ले रहे हैं उस सांस में बहुत सारी गैसेज मिक्स है, उसमें से आपके लिए जरूरी ऑक्सीजन कितना है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो प्राणायाम कर रहे हैं ना, ये ट्रैक्टर में आपने देखा होगा फिल्टर लगा होता है, ये फिल्टर का काम करता है आपका। वो ऑक्सीजन को फिल्टर करके सिर्फ आपके बॉडी में वही जाएगा जिसकी ज़रूरत है ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही आपकी प्राणवायु है। उसकी जिनका हीमोग्लोबिन कम रहेगा, हीमोग्लोबिन जो है ये भी आपका कैरियर का काम करता है, ट्रक का काम करता है। जैसे कहीं यहाँ से कोई सामान वहाँ पहुँचाना है वहाँ तक तो उस पर ट्रक पे लदा के पहुँचाते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन आपका होता है ये ट्रक है, ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लोड करता है। ऑक्सीजन को लंग्स से लोड करके शरीर के हर एक सेल तक पहुँचाएगा, ग्लूकोज को लीवर से लेकर हर एक सेल तक पहुँचाएगा। तो ये ट्रक का काम करते हैं, ये आपका कैरियर होता है। तो खैर यहाँ हो गया, फिर उसके बाद शाम का ट्रीटमेंट होता है, फिर उसके बाद योगा का प्रोसेस।
अब ट्रीटमेंट में तो बरहद है, आप लोग को एक दिन का समय दिया जाएगा। बाकी आप लोग मेनली तो हमको आहार पे बोलना था आप लोग को, ये तो मैं इंट्रोड्यूस कर दिया एक बार ट्रीटमेंट का क्या होता है, यहाँ का प्रोटोकॉल क्या है। तो मेनली जो आहार होता है, आहार से ही सारे, आपको जैसा बोला जाता है कि जैसा आहार वैसा विचार। तो इसमें आहार में जैसे यहाँ पर बनाया गया है, जो आहार का ही बहुत ही उचित रूप से पालन कराया जाता है यहाँ पर आहार का। अदर हॉस्पिटल में आप कभी भी जाइए, देखिए वहाँ कोई डाइट के बारे में, आहार के बारे में कुछ नहीं बोलता। बोलते हैं आप जो भी खाना चाहो सब कुछ खाओ, लेकिन हमारी ये दवा खाते रहो। वो दवा आप खाते रहो, आप कभी ठीक नहीं होंगे। वो अगर वो आपको आहार के बारे में बता देंगे तो आप कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर उनके पास जाएंगे, नहीं तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। हम लोग तो वेलनेस में कभी नहीं बोलते कि आप पेशेंट को दोबारा आओ, आने की जरूरत क्या, अपनी दिनचर्या सब कुछ सीख लो, सब कुछ सीख लो, लाइफ स्टाइल फॉलो करो। हमारा उद्देश्य क्या है, लोगों को स्वस्थ रखना। आप स्वस्थ हैं तो क्यों आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। आप अगर साल में 2 बार पतंजलि वेलनेस आ जाते हैं, अपने शरीर का पूरा, जैसे बाइक की सर्विसिंग कराते हैं तो इसी तरह पूरे शरीर का सर्विसिंग हो जाता है। साल भर बीमार ही नहीं पड़ेंगे, बीमार पड़ने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पर आहार में जैसे क्या है, पेशेंट को जैसे एक छोटे छोटे पेशेंट को लेते हैं, जैसे मान लीजिए बीपी हार्ट के पेशेंट हैं, तो उसमें जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं कि लौकी कल्प कराना चाहिए। अब लौकी कल्प क्यों कराना चाहिए, लौकी क्यों दिया जाता है, पेठे का जूस क्यों दिया जाता है, उसका भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। ऐसे ही नहीं यहाँ बता दिया जाता है कि मतलब दिया जाए लोगों को। तो लौकी जो आपका होता है, ये लौकी सीजनल होता है, मतलब आप तो बहरहाल हमेशा हर सीजन में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आजकल ये हो गई कि हर सब्जी हर सीजन में अवेलेबल है। पहले लोगों को ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार फल और सब्जियां आती थी। अभी क्या है, सब्जियों का क्या, फल का क्या है, कभी भी मिले प्रिजर्वेटिव में करके रखे रहते हैं, कभी भी देते हैं। अभी जो पहले एप्पल आते थे, एप्पल में ही कहाँ होता, अब एप्पल को तो बैग्स की कवरिंग रहती है, प्लास्टिक की कवरिंग। पहले आप लोगों ने देखा होगा जहाँ अंगूर बिकता था, अंगूर के पास हमेशा मक्खी भिनभिनाती रहती थी, अब नहीं भिनभिनाती, क्योंकि उसकी भी कवरिंग कर दी जाती बैग से, और जल्दी वो खराब भी नहीं होता है। लेकिन वो अब प्रिजर्वेटिव इतना खतरनाक होता है, उसमें बेंजाइल अल्कोहल होता है, जो आपके पूरी इम्यूनिटी को खराब कर देता है। जैसा कि गुरुदेव जी हमेशा बोलते रहते हैं कि स्टेरॉइड लेने से पूरी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, इसी तरह से आपके आजकल फूड एडल्ट्रेशन बहुत हो रहा है। फूड में हर तरह, मसालों में भी बहुत सारी मिलावटें आ रही हैं, दालों में भी मिलावटें हैं, हर चीज़ में। अब पहले हम लोग जब दाल बनता था तो दाल उसमें बनता था भगोने में, या बटुली बोला जाता था, पीतल के बर्तन होता था, मिट्टी के बर्तन में बनता था। अब प्रेशर कुकर आ गया, प्रेशर कुकर में दाल खाने से लोगों का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है यूरिक एसिड के पेशेंट। जो कि पहले भी तो लोग दाल खाते थे, उनका क्यों नहीं यूरिक एसिड बढ़ता था, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर में दाल आपका, एक तो नीचे से हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है, ऊपर से ढक्कन लगा हाई प्रेशर पे, दाल पकता नहीं है, दाल टूट जाता है, फट जाता है। दाल को कभी भी पकाना है, मिट्टी के बर्तन में पकाइए या किसी भगोने उसमें पकाइए अच्छे से, जिसमें उसका झाग आए, झाग छान के हटा दीजिए, कभी भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। जैसा कि अभी एक कोई आए थे, सर थे, वो बोल रहे थे हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। तो यूरिक एसिड का मेन रीज़न यही होता है, आपके दूसरे किडनी जो है उतना फिल्टर ही नहीं कर पाती है, उतना हैवी प्रोटीन आ जा रहा है कि कर ही नहीं पा रहा। आजकल लोगों का मतलब फैशन तो ये बन गया है, प्रोटीन हैवी हैवी डाइट लेना, जिम में जाना, ये हाई स्टेरॉइड लेते हैं, जिसकी वजह से आजकल किडनी के इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं। और यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट से इतना अच्छा लाभ हो रहा है, किडनी के पेशेंट को क्रिएटिनिन 24, एक हफ्ते में उनकी क्रिएटिनिन 10, 8, 10, 1, 2 आ जा रही है उनकी। 2 बार से ज़्यादा शायद किडनी के पेशेंट को है, किसी को नहीं। डायलिसिस पे आते हैं बच्चे, डायलिसिस बंद हो जाता है लोगों का। तो इसमें होता क्या है, तो जैसे हार्ट के पेशेंट है, लौकी कल्प कराया जाता है, लौकी, लहसुन कल्प कराया जाता है। लहसुन, लहसुन में एलाइल सल्फाइड होता है आपका, गार्लिक जो होता है एलाइल सल्फाइड। लौकी हो गया, जौ की रोटी देते हैं, जौ की दलिया देते हैं। लौकी कल्प 3 दिन करा दिया, पहले दिन पेशेंट को जौ की दलिया दे देते हैं, जौ की रोटी देते हैं।
फिर जो पेठे का जूस होता है, पेठे के जूस में शायद आप लोग को पता नहीं, कभी आप देखिएगा जो यूरिक एसिड का दवा लेते हैं, जाइलोरिक आता है 100 mg या फेक्सोफेनाडाइन, इसमें कॉल्चिसिन होता है। सेम चीज़, सेम कॉल्चिसिन, सेम केमिकल कंपोनेंट आपका पेठे के जूस में होता है। पेठे के जूस के एक्सट्रैक्ट से ही बनता है यूरिक एसिड की दवा। लेकिन क्या लोग आजकल एलोपैथी मेडिसिन उसको टीडीएस, दिन में 3 बार 2 बार वो ले रहे हैं। ये अभी बोल दो पेठे का जूस लेना, तो इससे आपका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहेगा पेठे का जूस। अब जो शुगर के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे जो शुगर के पेशेंट हैं हमारे यहाँ आगे, मधुमेह जिसे बोलते हैं, डायबिटीज़। डायबिटीज एक राजयोग की बीमारी है कि फिजिकल वर्कआउट आप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है, वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ आता है। मतलब आपकी इंसुलिन उतना सिक्रीट नहीं हो रहा है कि उसको मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके आपके बॉडी में स्टोर करवा दे। तो ब्लड में जब ग्लूकोज बढ़ा हुआ आएगा तो फिर वो यूरिन में फिल्टर होकर यूरिन से आ जाएगा, किडनी से फिल्टर होने के बाद यूरिन में आएगा। तो इसमें शुगर के लिए सबसे पहले पेशेंट को, तो यहाँ पर जो हम लोग ट्रीटमेंट तो करवाते ही हैं, जैसे ठंडा गर्म सेक हो गया, लीवर पैंक्रियाज का कराते हैं, पेट पे मिट्टी लगवाते हैं, और उसके बाद न्यूट्रल हिप बाथ देते हैं। ये आपका ट्रीटमेंट में आ जाएगा। बाकी तो आपका मेन चीज़ आहार से ही मेनली कंट्रोल कराते हैं। आहार में क्या होगा, पेशेंट को सबसे पहले सुबह सुबह जो है उसे देते हैं एंटी डायबिटिक पे दे दिए, और विजयसार का पानी चलता है अपना, मेडिकेटेड वाटर दे दिए। सुबह सौंफ मेथी वाटर पीने के लिए देंगे। उसके बाद में काढ़े के टाइम पे उसको काढ़ा हम देंगे, जिसमें गिलोय कुटकी चिरेता का काढ़ा रहता है। गिलोय कुटकी चिरेता का काढ़ा, साथ में सर्वकल्प भी दे देते हैं। फिर उसके साथ उनको नाश्ते में रात का भीगा हुआ 2 बादाम दे देंगे, 2 अखरोट दे देंगे, साथ में पपाया दे देंगे, अंकुरित मेथी थोड़ा सा दिया जाएगा, लहसुन की 2 कली दिया जाएगा। फिर उसके बाद उनका लंच टाइम होगा 11:30 से 12 के बीच में। लंच में खाना खाने से 20 मिनट पहले उनको करेले का जूस 30 से 40 ml दे देते हैं। उसके बाद में खाने में मल्टीग्रेन आटे की 2 रोटी रहेगी। उसके बाद सूप रहेगा, लौकी का सूप, उबली हुई सब्जी रहेगी, और फिर मेथी और सरसों का पाउडर दे देते हैं। ये आप लोग नोट कर रहे हैं? ठीक है, इसलिए हम थोड़ा स्लो बोल रहे हैं कि आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, मेथी और सरसों का पाउडर, पीली वाली सरसों जो होती है, मेथी और सरसों का पाउडर खाते समय, खाने के बाद मेथी और सरसों का पाउडर देते हैं। ठीक है, फिर 1 से 1.5 घंटे बाद उनको फिर से गिलोय कालमेघ और चिरेता का काढ़ा फिर से दोबारा दिया जाता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है, करेला, खीरा, टमाटर, सदाबहार, अदरक का जूस दिया जाता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है शुगर के पेशेंट के लिए। फिर अगले दिन से हम 2 दिन से 4 दिनों तक खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार के जूस पे उपवास करा देते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा वीकनेस फील होती है तो शाम को भुना हुआ मखाना थोड़ा सा दे सकते हैं उन्हें।